अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 और 14 को डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। ये काफ़ी दफ़ा सिविल जजेस के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिमिटेशन एक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 5 को आप देख लेते हैं। इसमें बात की गई है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टन केसेस। ये सेक्शन 5 की बेयर रीडिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा सेक्शन 5 को एक्सप्लेन करती हूँ। जो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 3 है उसमें एक जनरल रूल बताया गया है कि कोई भी आपने अगर सूट इंस्टीट्यूट करना है या फिर एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है या फिर कोई अपील फ़ाइल करनी है तो जो लिमिटेशन पीरियड है इस लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है उसी लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर आपने वो अपील फ़ाइल करनी है या फिर सूट इंस्टीट्यूट करना है या फिर एप्लीकेशन फाइल करनी है। अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाता है उस लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद अगर आप अपील फाइल करते हैं या सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो फिर वो कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगी बल्कि कोर्ट डिसमिस कर देगी। अब ये सेक्शन 5 सेक्शन 3 की एक एक्सेप्शन है जिसमें बताया गया कि अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो भी जाता है तो फिर भी अगर एक अपील फाइल की जाती है या फिर एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो कोर्ट उसको डिसमिस नहीं करेगी बल्कि कोर्ट उसको इंटरटेन कर सकती है। अब इसकी बेयर रीडिंग करते हैं। इसमें कहा गया है any appeal or application for a revision or review of judgment or for leave to appeal or any other application to which this section may be made applicable। तो कोई भी अपील कोई भी एप्लीकेशन रिव्यू की या रिवीजन की या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो लीव टू अपील की एप्लीकेशन या इन एप्लीकेशंस के अलावा कोई भी एप्लीकेशन जिस पे ये सेक्शन अप्लाई होता है उसको अब आपने ये जो अगली लाइन में पढ़ने लगी हूँ इसको अंडरलाइन कर लेना है। मे बी एडमिटेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड देयर फॉर। तो कोई भी अपील एप्लीकेशन जो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद फाइल की जाएगी वो भी कोर्ट इंटरटेन उसको कर सकती है। अब कब करेगी आगे उसकी कंडीशन बताई गई है। when the appellant or applicant satisfy the court that he had sufficient cause। तो इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application with such period। तो अगर इस सेक्शन 5 में बताया गया है कि अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया है उस एक्सपायर होने के बाद अगर एप्लीकांट या एप्लेंट कोर्ट में आके तो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है सफिशेंट कॉज बताता है कि इस वजह से मैं विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन पीरियड ये अपील फाइल नहीं कर सका या फिर एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सका और कोर्ट अगर उस सफिशेंट कॉज से सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट फिर उसकी एप्लीकेशन को या अपील को इंटरटेन कर सकती है एडमिट कर सकती है। सफिशेंट कॉज का पहले मीनिंग देख लेते हैं। If the applicant or appellant satisfy the court that there were unavoidable circumstances that could not be avoided with due care and attention। तो ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस जो पार्टीज़ के कंट्रोल में ना हो आउट ऑफ कंट्रोल हो जैसे अगर फ्लड वगैरह आ गया कंट्री में या फिर कंट्री में कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई है या फिर पार्टीज़ का एक्सीडेंट हो गया है तो ये सारे क्या है अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस हैं। तो ये सफिशेंट कॉज के मीनिंग में आती है। सेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द फैक्ट दैट द एप्लेंट और एप्लीकांट वाज मिसलेड बाय एनी ऑर्डर प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन असर्टनिंग और कंप्यूटिंग द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन में बी सफिशेंट कॉज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन के अंदर जो हम लोग ने सफिशेंट कॉज पढ़ा है इस एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि इस सफिशेंट कॉज में ये जो फैक्ट है कि अगर एक पार्टी मिसलेड हो गया हाई कोर्ट के किसी आर्डर से प्रैक्टिस से या जजमेंट से और उससे मिसलेड हो के उसने पार्टी ने ये जो प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन था किसी एप्लीकेशन का या अपील का उसको गलत कंप्यूट कर लिया गलत काउंट कर लिया है तो ये चीज़ भी इससे सफिशेंट कॉज में इंक्लूड होगी। ये फैक्ट भी समझा जाएगा कि एक सफिशेंट कॉज है। सेक्शन 14 को देख लेते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। तो जब प्लेंटिफ एक ऐसी कोर्ट में सूट फाइल कर देता है जिसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो फिर क्या होगा इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट।
तो किसी सूट का जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड है उसको कंप्यूट करते हुए द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग। अब आपने ये जो अगली लाइन है इसको अंडरलाइन कर लेना है, वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, इसको अंडरलाइन करें। उसके बाद आर इन अ कोर्ट ऑफ अपील, इसको भी अंडरलाइन कर लें। अगेंस्ट द प्लेंटिफ शेल बी एक्सक्लूडेड, यहाँ तक कह रहे हैं कि जब प्लेंटिफ एक सूट फाइल करता है लेकिन वो सूट रॉन्ग कोर्ट में फाइल कर देता है जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस सूट को सुनने की, तो फिर जब इस सूट का लिमिटेशन पीरियड काउंट किया जाएगा, कंप्यूट किया जाएगा, तो फिर जितनी देर तक वो सूट रॉन्ग कोर्ट में चला होगा वो सारा टाइम पीरियड इस लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मसलन एक प्लेंटिफ एक सूट फाइल करता है लेकिन वो रॉन्ग कोर्ट में सूट फाइल कर देता है और उस रॉन्ग कोर्ट में 3 साल वो सूट चलता है। अब 3 साल के बाद वो उस कोर्ट को पता चलता है कि मेरे पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस सूट को सुनने की। अब जब प्लेंटिफ दोबारा दूसरी कोर्ट में फाइल करता है जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उस सूट को सुनने की, और वो कोर्ट प्लेंटिफ को कह देती है कि ये तो टाइम बार्ड है, तुम्हारा लिमिटेशन पीरियड ही ख़त्म हो चुका है, और वहाँ पे फिर ये सेक्शन 14 अप्लाई होगा। वहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो एप्लीकेशन फाइल करेगा सेक्शन 14 के तहत और कहेगा कि ये विदन मैंने प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन पीरियड ये फ़ाइल की है लेकिन ये मैंने दूसरी कोर्ट में फ़ाइल कर दिया था जिसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। तो मसलन जैसे अगर इस सूट का जो लिमिटेशन पीरियड है वो अगर 2 साल है और 2 साल जैसे ही इसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था और प्लेंटिफ ने रॉन्ग कोर्ट में ये सूट इंस्टीट्यूट कर दिया था, तो यहाँ पे जब वो जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट में जब सूट फाइल करेगा तो जो 3 साल तक दूसरी कोर्ट में ये सूट चला होगा रॉन्ग कोर्ट में, तो फिर ये 3 साल पूरे इस लिमिटेशन पीरियड में से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे और फिर दोबारा से इसके पास 2 साल का लिमिटेशन पीरियड आ जाएगा। तो ये सारा जो सेक्शन 14 है ये एक्सक्लूजन ऑफ टाइम की बात करता है। लेकिन ये कब टाइम पीरियड इसका एक्सक्लूड किया जाएगा प्लेंटिफ का, आगे 2 कंडीशन बताई गई हैं। अगर तो वेयर द प्रोसीडिंग इज़ फाउंडेड अपॉन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन है दोनों सूट्स में, जैसे कि अगर उसने जो पहले सूट फाइल किया था रॉन्ग कोर्ट में, अगर पहले वाले सूट का कॉज ऑफ एक्शन और अगर उसने बाद में जो सूट फाइल की है जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उस सूट का अगर कॉज ऑफ एक्शन सेम है तो फिर ही उसका टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा जो उसने रॉन्ग कोर्ट में फाइल किया था और जो जितनी देर तक रॉन्ग कोर्ट में वो सूट चला है। उसके बाद दूसरी क्या कंडीशन है, एंड इज़ प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन अ कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन और अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर। तो दूसरी क्या कंडीशन होगी कि अगर उसने इन गुड फेथ वो सूट फाइल किया था कोर्ट में जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। दूसरी चीज़ है अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर, इसको देख लेते हैं। डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन का तो मीनिंग हो गया कि अगर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी उस सूट को सुनने की। अब ये जो अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर है इसको डिफाइन किया गया है इसी सेक्शन की एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन मिसजाइंडर ऑफ पार्टीज और ऑफ काजेज ऑफ एक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉज ऑफ अ लाइक नेचर विद डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो इसमें बताया गया है कि जो काज अगर मिसजाइंडर ऑफ पार्टीज हुआ है जिसकी वजह से कोर्ट इफेक्टिव डिग्री पास नहीं कर सकी, तो इस वजह से जितना भी टाइम पीरियड वो लगा है तो इस टाइम को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इस टाइम को भी कंप्यूट नहीं किया जाएगा, इस टाइम पीरियड को भी सारा ये सारी चीज़ें जो है वो डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में इंक्लूड होंगी। 14 के क्लास 2 को देख लेते हैं। क्लास 1 में बताया गया है कि अगर प्लेंटिफ एक सूट इंस्टीट्यूट करता है रॉन्ग कोर्ट में या अपील रॉन्ग कोर्ट में फाइल करता है तो फिर जो भी टाइम पीरियड होगा सारा जो रॉन्ग कोर्ट में चली होगी वो सारा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इसका लिमिटेशन पीरियड काउंट करते हुए। अब जो क्लास 2 है वो एप्लीकेशन की बात करता है कि अगर एप्लीकांट एक एप्लीकेशन फाइल करता है उस कोर्ट में जिस कोर्ट के पास जो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो फिर जो सारा टाइम होगा द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकांट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड
विद द ड्यू डिलिजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग। तो अगर वो एप्लीकांट ने वो एप्लीकेशन विद एन लिमिटेशन पीरियड अगर फाइल की हुई है और इन गुड फेथ फाइल की है, लेकिन वो रॉन्ग कोर्ट में फाइल कर दी है, तो फिर जब वो जिस कोर्ट के पास जो रिस्ट्रिक्शन है उस कोर्ट में दोबारा से फाइल करेगा, तो पहले वाली कोर्ट में जितनी देर तक वो एप्लीकेशन चली होगी वो सारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा उस लिमिटेशन पीरियड को काउंट करते हुए। उसके बाद सेक्शन 5 और 14 के बीच में जो डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। जो सेक्शन 5 है, सबसे पहले जो फर्स्ट इन दोनों में डिफरेंस है, सेक्शन 5 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड की, कि अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है फिर भी उस प्लेंटिफ का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देगी कोर्ट सफिशेंट कॉज देख के, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है। लेकिन जो सेक्शन 14 है वो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम की बात करता है कि टाइम पीरियड जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड में से। अब जो सेक्शन 5 है वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर कोर्ट सफिशेंट कॉज समझती है तो फिर कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करते हुए उस लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन जो सेक्शन 14 की प्रोविजंस हैं ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कि जब अगर रॉन्ग कोर्ट में एक सूट इंस्टीट्यूट हो गया या फिर एप्लीकेशन फाइल हो गई है या फिर अपील फाइल हो गई है, तो यहाँ पे मैंडेटरी क्लाज है, यहाँ पे कोर्ट ने हर सूरत वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड करना ही करना है, यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं है। उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है, जो सेक्शन 5 है वो एप्लीकेशन और अपील्स पे अप्लाई होता है, लेकिन जो हम लोग एप्लीकेशन फाइल कंडोनेशन ऑफ डिले की देते हैं वो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग देते हैं। लेकिन जो सेक्शन 14 है वो एप्लीकेशन पे भी फाइल अप्लाई होता है, वो अपील पे भी अप्लाई होता है और वो सूट पे भी अप्लाई होता है। तो ये सेक्शन 5 और 14 का डिफरेंस था। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है। थैंक यू सो मच।